सो वेलकम बैक एवरीवन। और आज शुरुआत करेंगे सर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर की भी। ये चैप्टर नंबर 12 है, सेकंड लास्ट चैप्टर आपका। और द गुड पार्ट अबाउट दिस कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर इज़ इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं 95% कॉन्सेप्ट सर आप ऑलरेडी सीख चुके हो। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हम उठाएंगे सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर से। सो एक थोड़ा सा आइडिया इन चैप्टर्स का आपको होना ज़रूरी है। थोड़ा सा यानी काफ़ी अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आता है, मैं ये मान के चलूँगा कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल आता है। तो अगर गलती से भी आप ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर इन दोनों चैप्टर के पहले कर रहे हो, सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के पहले, तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें। रीज़न बीइंग कि जो भी कॉन्सेप्ट्स इन दोनों चैप्टर में कवर हो चुके हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दूंगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में। इसके अलावा एक हाथ कॉन्सेप्ट्स इसमें से भी उठाएंगे हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जो कि था गेयर्ड और अनगियर्ड बीटा। तो ये गेयर्ड अनगियर्ड बीटा का भी इस्तेमाल कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में होगा। और इसके अलावा 2-3 कॉन्सेप्ट्स है ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में सीखेंगे, और वो भी काफ़ी आसान है। सो बहुत ही स्मूथ चैप्टर कहा जा सकता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को। इन टोटल 44 क्वेश्चन है सर, 44 क्वेश्चन है। 4 से 5 घंटे में आप मान के चलिए पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। द गुड पार्ट इज़ 44 क्वेश्चन में से तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चंस, लाइक ऑलमोस्ट 30% ऑफ द क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे है, वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अच्छा, इन सब के अलावा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क्स, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का कंपलसरी आएगा और कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी ना करें और डिफ़िकल्टी लेवल भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत इजी मार्क्स है जो आप स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे चैप्टर्स जो कि छोटे हैं और कंफर्म और श्योर शॉट मार्क्स देते हैं, उनको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एक चैप्टर है, तो आपका ये 8 और 8 16 मार्क्स कंफर्म हो गए। इसके बाद में ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये भी 8 मार्क्स, यानी 24 मार्क्स। ये जो 3 चैप्टर से हैं वो बहुत ही कम समय में कंफर्म किए जा सकते हैं। यही बात है, क्योंकि बोलने का मतलब है आने को तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन से भी 8-8 मार्क के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है पढ़ने को, बहुत सारी चीज़ें उसमें से क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं पता चलता। जहाँ पे चीज़ें कम होती है उसमें स्कोप भी कम होता है इंस्टीट्यूट को वैरायटी लाने का। तो ये आसानी से आप याद रख पाओगे। तो ये 24 मार्क्स मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के इजीली और कम टाइम में स्कोर किए जा सकते हैं। और अगर मैं थ्योरी भी बताऊँ तो फिर एक फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी खत्म हो सकता है आपका। इसके बाद सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, 2, और इसके बाद बताता हूँ मैं थ्योरी में स्टार्टअप फाइनेंस 3। तो 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन ये हो गए, 12 मार्क्स। 24 मार्क्स के इजी पार्ट बता दिए मैंने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इनसे प्रैक्टिकल पार्ट से, और 12 मार्क्स का थ्योरी बता दिया। तो 24 + 12 यानी 36 मार्क्स। पास होने के लिए 40 चाहिए होते हैं, 36 मार्क्स आप इजीली यानी कि कम समय में पढ़ के आप ला सकते हो। इसके अलावा ऑब्वियसली बाकी सारे चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको 80+ तो स्कोर करना चाहिए सर, मतलब जान लगा देनी चाहिए आपने। ठीक है, आते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पे। प्रैक्टिकल पार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आता हूँ सर कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं। सो दिस इज़ अ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। एक चीज़ का ध्यान रखना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में फ़र्क क्या है? दोनों है तो वैल्यूएशन ही, थोड़ा समझ में आ रहा है। और दोनों क्योंकि मिलते जुलते लग रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन से उठाने वाले हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम शेयर की प्राइस निकालते थे, एक बॉन्ड की प्राइस निकालते थे, यानी सिंगल सिक्योरिटी की प्राइस निकालते थे। यहाँ पे हम पूरे कंपनी की प्राइस निकालेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पोरेट। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे कि ये वैल्यूएशन निकालने के लिए क्या क्या तरीके हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका होगा सर पी रेशो, जो आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में देख चुके हो कि पी मल्टीपल क्या होता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। इसके बाद डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी आप देख चुके हो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। बुक वैल्यू डिफिकल्ट नहीं है, इस चैप्टर में देखेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस चैप्टर में देखेंगे, डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट वैल्यू भी कितना सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट वैल्यू आ जाती है। ये भी पार्ट हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देख चुके हैं, याद अगर होगा आपको। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये फोर्थ चैप्टर याद है।
टू फेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, थ्री फेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फोर फेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। पहले 3 साल तक एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से ग्रो होता है डिविडेंड और उसके बाद परपेचुअली ग्रो होता है, तो हम टर्मिनल वैल्यू निकाला करते थे। जैसे अगर यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 साल, ये तो हो गए एक हाई ग्रोथ के, उसके बाद में परपेचुटी की एक वैल्यू होती थी, तो हम फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ की डिविडेंड निकालते थे और टर्मिनल वैल्यू यानी कि परपेचुटी की वैल्यू फोर्थ ईयर के एंड में निकालते थे। याद है, TV4 निकालने के लिए आपको कैश फ्लो फिफ्थ ईयर का लेना पड़ता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, जो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगाते हो आप, ठीक है। उसी तरह से आपका ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। याद अगर होगा तो मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में कुछ एक स्टेटमेंट बहुत बार रिपीट किया था कि आज की जो वैल्यू है शेयर की, वो और कुछ नहीं, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। सो आज कंपनी की वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, ये फोर्थ। इसके बाद में अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे सर, नेट असेट वैल्यू भी पढ़ेंगे। या अगर आपको याद होगा तो म्यूचुअल फंड में भी हमने एक बार देख चुके हैं, बट हालांकि इतना इस्तेमाल नहीं होगा म्यूचुअल फंड का, बट कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को आप माइनस करोगे तो आपके नेट असेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये है चॉप शॉप अप्रोच, ये नया देखेंगे हम। अच्छा, नेट असेट में वैल्यू मेथड भी हम देख चुके हैं, मैं ये ले लेता हूँ 7वें चैप्टर में। चॉप शॉप अप्रोच इस चैप्टर में देखेंगे। फ्री कैश फ्लो अप्रोच ये 4th चैप्टर में देखेंगे। याद अगर होगा तो हम FCFF और FCFE नाम की चीज़ हम देख चुके हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, जब आएगा तब हम वापस से एक बार डिस्कशन करेंगे, इनकेस अगर आप भूल गए हो तो। एंटरप्राइज वैल्यू 4th चैप्टर में हम देख चुके हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो आप मोस्टली देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड इन द सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर इटसेल्फ। गुड वन, ठीक है सर। अब शुरुआत करेंगे एक एक क्वेश्चन की और एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे, मैं बताता हूँ, फ्री कैश फ्लो अप्रोच पे और आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 3 चीज़ों पे। सो अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क करो 6th नंबर को, आप 10th नंबर को मार्क करो और आप 12th को मार्क करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब शुरुआत करेंगे सर सबसे पहले क्वेश्चन से। क्या निकालना है ध्यान में रखना, कंपनी की वैल्यू निकालनी है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन आ जाओ। सो पहला क्वेश्चन, सन लिमिटेड, आइए देखते हैं। Sun Limited recently made a profit of 200 crore and paid out 80 crore. Paid out का मतलब ये क्या है सर? Dividend, which is slightly higher than the average paid in the industry. मैं इसको D0 मानूंगा, इसको मानूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज P रेशियो जो है इंडस्ट्री का वो है 9, ठीक है। यानी कि मतलब क्या होता है, 1 रुपये की अर्निंग के लिए 9 रुपये की शेयर प्राइस पे करनी पड़ती है। यानी 9 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी 1 रुपये कमाएगी। एस्टिमेटेड बीटा जो है कंपनी का वो है 1.2। बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर्स के फंड यानी 450 करोड़, दिस इज द बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स की। नंबर ऑफ शेयर्स है 10 करोड़। इन केस द कंपनी इज लिक्विडेटेड, बिल्डिंग वुड फेच 200 करोड़ मोर देन द बुक वैल्यू। यह है रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर हमने बिल्डिंग को बेचा तो बुक में जितनी भी वैल्यू है उससे 200 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेंगे। यानी शेयर होल्डर्स की वैल्यू तकरीबन देखा जाए तो 200 करोड़ से ज़्यादा है, और स्टॉक अगर बेचा तो 50 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। 200 ज़्यादा 50 कम, यानी 150 करोड़ रुपए बुक इसकी बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स की रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है, तो तकरीबन 600 करोड़ आती है वो। डिविडेंड की ग्रोथ रेट, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट रिटर्न आपको दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी आपको ग्रोथ रेट, रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट दिया होता है तो एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैलकुलेट करना है वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड, कंपनी की वैल्यू निकालना है पी रेशियो से। कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल है, जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको पी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप ध्यान देना, मार्केट प्राइस कैसे निकालते थे? पी रेशियो इंटू EPS करके। एक शेयर की अर्निंग लेते थे तो एक शेयर की प्राइस निकलती थी। अगर आप टोटल अर्निंग लोगे तो टोटल प्राइस निकलेगी। सो टोटल अर्निंग है 200 इंटू 9 इज द पी रेशियो,
तो आपका पहला आंसर आ गया 1800 करोड़ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अब अगर हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से वैल्यूएशन निकालने जाए तो ध्यान देना, मार्केट प्राइस कैसे निकालते थे, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ लेके, राइट। डिविडेंड एक शेयर का लेते थे तो एक शेयर की प्राइस निकलती थी। अब अगर टोटल डिविडेंड लोगे तो टोटल वैल्यू निकलेगी। सो डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे आप CAPM से, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। आ रहे हैं ना यही सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल में। सो रिस्क फ्री रेट आपका है 6 का, बीटा 1.2, मार्केट रिटर्न 11 माइनस 6। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे सीधा ये 6 1.2 11 माइनस 6, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 12% की, उसको टोटल डिविडेंड के साथ रखा। इस डिविडेंड को हमने D0 माना तभी उसमें ग्रोथ ऐड करी है सर 4% की, डिनोमिनेटर में 12 माइनस 0.04। तो ये आ गई वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। अब तीसरा पार्ट उन्होंने बोला बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है 450 करोड़, तो वही आपने उठा के यहाँ पे रख दी। अब लास्ट वाला पार्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अगर हम कंपनी को बंद करने जाए तो क्या एग्जैक्टली वैल्यू फेच होगी। 200 करोड़ रुपए इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमको मिलेंगे। 200 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा वी विल फेच फॉर सेलिंग द बिल्डिंग, बट 50 करोड़ लेस इन द स्टॉक। सो ऐड 200 करोड़, डिडक्ट 50 करोड़, ये रहा। बुक वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 600 करोड़ वी विल गेट। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज द ईजिएस्ट वन। RTP May 21, नवंबर 17, नवंबर 18 इन सब में पूछा गया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन अगर आता है तो 4 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा सर, क्योंकि आसान है। तो 4 मार्क्स स्टिल मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में बराबर स्पेसिंग देके अच्छे से लिख के आओ, और पेंसिल वगैरह से या आपकी जो भी पेन आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे हाईलाइट भी करो आपका फाइनल आंसर। उससे बहुत जल्दी सामने वाले को रिजल्ट पता चलेगा, आंसर देखेगा और वो आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है सर। क्वेश्चन नंबर 2 PE रेशो पे ही है, ये वाला मॉडल जो अभी हमने देखा। आसान है तो नीड नॉट बी टेकन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा देखो, हम इस पार्ट पे देखते हैं अब। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर करा है। यहाँ पे हमने PE रेशो कवर कर लिया, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कवर कर लिया, बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कवर कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सर मार्केट वैल्यू और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की मदद से कैसे कॉर्पोरेट वैल्यू यानी कंपनी की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये आपको एक कंपनी दी हुई है, ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ DEF लिमिटेड। अब हालांकि आपको ये लग सकता है ये तो मर्जर से रिलेटेड चैप्टर क्वेश्चन लग रहा है सर। एग्जैक्टली मर्जर से रिलेटेड सिचुएशन है, क्वेश्चन नहीं है। तो DEF लिमिटेड को कौन खरीदना चाहता है? ABC लिमिटेड खरीदना चाहता है। ठीक है, मैं मर्जर के ये जो 2 कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बता देता हूँ। जो खरीदने वाला होता है उसे एक्वायरर कहते हैं, और जो बेचने वाला होता है उसे एक्वायरी कह सकते हो या टारगेट भी कह सकते हो, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। सो एक्वायरर टारगेट कर रहा है DEF लिमिटेड को कि हम उस कंपनी को खरीद लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। अगर आप उस कंपनी को खरीदना चाहते हो तो उस कंपनी के जितने भी ओनर्स हैं उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना पैसा। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। फ्री में तो मिलेगी नहीं आपको कंपनी। अच्छा, तो जो भी आप उनको परचेज कंसिडरेशन देना चाहोगे वो या तो शेयर्स में हो सकता है या तो कैश में भी हो सकता है। या तो आप कैश में पैसा देके उनको भगा दो, या तो अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। इतना कैश आपके पास नहीं होगा तो अपनी कंपनी में ओनरशिप दे दो उनको उतनी वैल्यू की। लेकिन पहले ये वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी। इस वैल्यू को निकालने के कई बेसिस हो सकते हैं, दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर सकती है ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे देखो डिटेल क्या दी है। कंपनी जो है उसके पास में 3.10 करोड़ के शेयर्स है आउटस्टैंडिंग। सो जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं DEF लिमिटेड, उसके पास में 3.10 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और उस कंपनी की मार्केट प्राइस है 440। ठीक है, एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आगे देखना, ABC लिमिटेड्स एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। क्या है इसका मतलब? ABC लिमिटेड यानी कि हम जो खरीदार है, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है 12% की। इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारा पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे, भले ही ये कंपनी खरीदने में क्यों ना करें, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें 12% का मिनिमम रिटर्न चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर को इतना रिक्वायर्ड है मिनिमम। तो अगर ये कंपनी खरीदने में हो या कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, हमारी मिनिमम रेट ऑफ रिक्वायरमेंट 12% रहेगी।
अब DEF लिमिटेड के अगले 3 साल के आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे, ईयर, रुपीज इन करोड्स, 1 2 3, और आपको वैल्यू दे दी। अब आपको निकालने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूएशन दैट ABC लिमिटेड हैज टू कंसिडर फॉर DEF लिमिटेड। ये मैं अपने मन से लिख रहा हूं, आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या वैल्यूज कंसिडर करनी चाहिए। अब रेंज पूछ रहा है वो, रेंज क्या होती है पता है, रेंज होती है कि स्टार्ट कहीं से होती है, खत्म कहीं पे होती है। तो रेंज में 2 लिमिट रहेगी, हम उसको एक को बोलेंगे अपर लिमिट और दूसरे को बोलेंगे लोअर लिमिट, यानी कि 2 बेसिस होना चाहिए, 2 तरीके से इस कंपनी की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को देखते हुए कि कौन से 2 तरीके क्वेश्चन बोल रहा है। लिखा तो नहीं है डायरेक्टली, पर 2 तरीके इजीली समझे जा सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहला तरीका है सर मार्केट प्राइस के बेसिस पे। अगर आप नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाती है, वो है 1364 करोड़। ये हो गई कंपनी की एक वैल्यू मार्केट प्राइस, शेयर के मार्केट प्राइस के बेसिस पे। तो ये तो हो गया पार्ट आपका खत्म। एक दूसरा, आपको क्या लगता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है, कैश फ्लोज भी दिए, तो क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मेथड का नाम है सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जहां पे आप इन तीनों कैश फ्लोज को इन तीनों डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करोगे, 0.893, 797 और 712। इसका मतलब आप फ्यूचर में इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद फ्यूचर में जो हम कमाने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। अब आप अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो वो आती है कुछ इस तरह से, 15.86 करोड़। अब आप मुझे बताओ कि अगर फ्यूचर की में जितना भी हमको मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अगर 15.86 करोड़ है, तो इससे ज़्यादा मैं पे भी क्यों करूँगा किसी कंपनी को खरीदने के लिए, जब मुझे इससे ज़्यादा मिलने के चांसेस भी नहीं है। सो मेरी एक मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आई कंपनी की वैल्यू, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पे आई है। तो 2 वैल्यूज़ निकाल ली। मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी अपर लिमिट बनती है, ये मेरी लोअर लिमिट बनती है, क्योंकि कम है। इसका मतलब जब भी हम एक्विजिशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी और उनकी कंपनी के बीच में जो समझौता होगा वो इन 2 प्राइसेस के बीच में होगा। यानी हमारी कंपनी ने मैक्सिमम इतना पे करना चाहिए और मिनिमम इतना पे करना ही चाहिए, 1364 और 1415, क्योंकि 2 एंगल से निकालने के बाद इसके आसपास अगर प्राइस आ रही है तो इन्हीं के आसपास फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मन से आके 800 करोड़ बोल देगा, नॉट पॉसिबल। सो ये हो गई रेंज आपकी। व्हाट इज द रेंज सर, रेंज इज दिस 1364 करोड़ टू 1415.86 करोड़, ये टोटल में। अगर पर शेयर निकालनी है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ये जो 1415 आई है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपकी प्राइस आ जाएगी शेयर की। तो 440 से लेके 456.73 एक शेयर के लिए बनता है। लोअर और अपर लिमिट, इसको आप बोलते हो रेंज। लोअर रेंज, अपर रेंज, मतलब एक रेंज हो गई आपकी लोअर और अपर लिमिट के बीच में। तो हो सकता है 450 पे मान जाए दोनों पार्टीज। अब आप मुझे एक और चीज़ बताओ, क्वेश्चन में नहीं दी है पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो खरीदने वाला है वो कौन सी प्राइस को ज़्यादा फोर्स करेगा, वो इस प्राइस को ज़्यादा फोर्स करेगा खरीदने वाला, क्योंकि खरीदने वाला कम से कम प्राइस देना चाहेगा खरीदने के लिए, और जो बेचने वाला है वो इस प्राइस को ज़्यादा फोर्स करेगा। वेंडर बोलो, टारगेट बोलो, एक्वायरी बोलो, सेलर बोलो, वो बोलेगा कि भैया मेरी कंपनी की वैल्यू 1415 है, आप मुझे 456 यानी कि 456.73 पैसा दो हर शेयर के लिए। हम बोलेंगे हम 440 ही देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर डील को ख़त्म करना है तो दोनों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लाइफ में भी ऐसा ही चलता है सर। तो मान लो हो सकता है 450 पे दोनों मान जाए, थोड़ा उसने कम कर दिया, थोड़ा हमने बढ़ा दिया, तो 450 कैन बी द निगोशिएटेड प्राइस। अच्छा चलो, ये तो आगे आपको आएगा एक और बार। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने सीखा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में फ्यूचर की कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आती है। उसका मतलब ही यही होता है कि फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की आज की वैल्यू कितनी, तो इससे ज़्यादा अगर आज मिल नहीं रहे हैं तो इससे ज़्यादा हम पे भी नहीं करेंगे कंपनी को खरीदने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 आप लेंगे होमवर्क। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्यों दे रहा हूँ आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में और कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटीज़ को वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मई 2011 के पहले से भी, मैं स्टूडेंट था उसके पहले से भी क्वेश्चन है। ये सितंबर 16 और मई 13 में भी एक बार आ चुका है RTPs में, एग्ज़ाम में आज सच शायद नहीं आया है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस बाय योर सेल्फ। मैं आता हूँ सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5, 6, 7 इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ। अच्छा, 5, 6, 7 में हम कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे? हमने इस क्वेश्चन में ये 2 कॉन्सेप्ट देखे अभी। अब हम फोकस करेंगे सर अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड पे, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो आप उसको। तो अगले 2-3 क्वेश्चन में हम अर्निंग्स को कैपिटलाइज करने वाले हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है सर परपेचुटी पे। परपेचुटी में क्या होता था, आप जो फ्यूचर की कैश फ्लो है उसको कैपिटलाइज करते थे, बराबर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो भी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी उसको कैपिटलाइज करोगे, कि कंपनी की कमाने की क्षमता हर साल अगर इतनी है और उसको कैपिटलाइज किया जाए तो हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं कंपनी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे सर। देखो, एक्सन लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 100.32 lakhs आफ्टर 34% टैक्स, यानी ये प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए। एंड एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स रिवील दैट इनकम इंक्लूडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ 14 lakhs एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ 5 lakhs। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, उसके अंदर में हमने 14 lakhs की इनकम और 5 लाख का लॉस ऐसा इंक्लूड किया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ही समझो कि क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि ऐसा आइटम जो कि रिकर नहीं होगा, नॉट रिकरिंग इन नेचर, यानी अगले साल फिर से नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से मैं एक नॉर्मल बिजनेस करता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंजा नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी चलाता हूँ, वीडियो लेक्चर्स बेचता हूँ, बुक्स बेचता हूँ, तो इससे इनकम होती है, ये मेरा हर साल ऑपरेशंस वाला पार्ट है। लेकिन इसके अलावा मैंने इस साल कंपनी के कुछ पुराने फिक्स्ड असेट्स को बेच दिया, जैसे कि कंप्यूटर, टेबल, चेयर, तो मुझे मान लो उससे 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, तो वो 1 लाख की इनकम मेरी इस साल की इनकम में तो दिख जाएगी। लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, मैं हर साल फिक्स्ड असेट्स तो नहीं बेचूंगा, मेरा रोज का काम थोड़ी है ये। तो वो 1 लाख की इनकम मेरी अगले साल नहीं आएगी, जिसे कंसिडर एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। अगर आप कंपनी ये खरीदना चाहोगे, लेट्स से मेरी टोटल इनकम थी 10 लाख की, जिसके अंदर वो 1 लाख रुपए का फिक्स्ड असेट का सेल इंक्लूडेड था। हर साल तो बिकेगा नहीं, तो हर साल ये प्रॉफिट होगा नहीं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ जो हर साल हो सकता है, वो है 9 लाख का। अब अगर आप ये कंपनी खरीदने जाओगे तो आप 10 लाख मानोगे प्रॉफिट को या 9 लाख मानोगे, आगे की देखोगे आप। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर कंपनी को खरीदता है तो वो आगे की सोचता है कि इस कंपनी से आगे कितना कमाया जाएगा। तो आगे जो कमाया जाएगा वो है सर 9 लाख रुपए, ये फिक्स्ड असेट्स नहीं। तो 9 लाख रुपए कंसिडर किया जाना चाहिए किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 100.32 lakhs है, इसके अंदर जो इनकम ऐड करी थी माइनस कर देंगे वापस, और जो लॉस यानी कि एक्सपेंस माइनस किया हुआ था तभी तो प्रॉफिट आया ना, लॉस है वो तो माइनस हो चुका होगा, तो ये वापस ऐड कर देंगे। हम रिवर्स ट्रीटमेंट दे देंगे दोनों को, ठीक है। द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को कि एग्जिस्टिंग आइटम एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। वो तो कंटिन्यू वैसे ही होना है ना, मतलब ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को छोड़ के बाकी की चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। इन सब के अलावा अभी तक जो हमने नहीं करा था वो ये कि एक नया प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च करा है। अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो अगले साल से इसका प्रॉफिट एक ऑर्डिनरी प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि अभी तक वो हमने प्रोडक्ट लाया ही नहीं था। तो इस प्रॉफिट को भी टोटल प्रॉफिट में ऐड करना ज़रूरी है। देखो, इस नए प्रोडक्ट से हमको सेल्स होने की इतनी उम्मीद है कि 70 lakhs का हम सेल्स कर लेंगे और तकरीबन 46 lakhs का हमारा खर्चा होगा। सो 70 - 46 तकरीबन 24 lakhs आता है जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है। 24 lakhs का आपका प्रॉफिट हर साल का बढ़ जाएगा, ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने उस वजह से। कंपनी के पास में 50 लाख इक्विटी शेयर्स है सर, ध्यान देना, कितने, 50 लाख, और 10 रुपये ईच के 80,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच के। अब पी रेशियो है 6 का,
ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं बोल रहा, वो वैल्यू ऑफ डेट नहीं बोल रहा, वो वैल्यू ऑफ बिजनेस बोल रहा है, जिसके अंदर डेट और इक्विटी, यानी कि इस क्वेश्चन में डेट तो नहीं है, खैर मैं आपको इसको यहाँ पे ऐसे लिख के बताता हूँ, डेट इक्विटी प्रेफरेंस सब आ जाएगा। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में यहाँ होता है इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, लोन, ठीक है, और यहाँ होता है करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो तो वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, बट अगर क्वेश्चन बोलता है वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो, यानी कि वो सारा इसकी बात कर रहा है। इन सब की मिला के एक साथ वैल्यू निकालो, इन सब की मिला के एक साथ वैल्यू निकालो, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे सर? हम इस चीज को निकालेंगे इक्विटी कैपिटलाइजेशन और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से। अर्निंग्स को कैपिटलाइज करेंगे और सबसे पहले तो सर अर्निंग्स को निकालना जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बिजनेस। अज्यूम करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 12% आफ्टर टैक्स। दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज WACC और ये निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ लोन इंटू वेट ऑफ लोन। अब इस क्वेश्चन में डेट और लोन तो है नहीं, तो ये दोनों हटा दो, तो ये दोनों ही बचता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% का, तो उससे हम अर्निंग्स को कैपिटलाइज करेंगे। कैसे पता चला सर अर्निंग्स को कैपिटलाइज करना है? देखो यहाँ पे आपको कोई कैश फ्लोज नहीं दिए हुए, यहाँ ना आपको मार्केट प्राइस वगैरह दिया हुआ है जिससे मार्केट वैल्यू निकाल सको, खुद मार्केट प्राइस यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो बहुत सारा डेटा बुक वैल्यू से रिलेटेड बोलो या नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके वैल्यू निकाली जा सकती है। आप शुरुआत करोगे सर पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिंपल। सो 100.34 को 66% से आप डिवाइड करोगे तो वो आता है कुछ, एक बार 66 152 करोड़, आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 152 करोड़। और आपको पता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी इनकम इंक्लूड है जो कि रिपीट नहीं होने वाली, उसको हटा दिया। ऐसा लॉस हमने माइनस कर चुका था जो वापस रिपीट नहीं होने वाला, उसको वापस ऐड कर दिया। सो लॉजिक समझो, ये चीज हम माइनस कर चुके थे इसलिए ऐड कर रहा हूँ। इनकम हम ऐड कर चुके थे जो कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए वापस माइनस कर रहा हूँ। तो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी 143 आ गई। अब क्या कहानी खत्म हो गई हमारी? नहीं, इसके अंदर ये 24 का प्रॉफिट भी हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है। आ जाओ सर, अब यहाँ पे दिखाता हूँ आंसर में। ये देखो, हमने इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करा, इनकम जो माइन ऐड कर चुके थे वो लेस किया, एक्सपेंस जो हम लेस कर चुके थे वो ऐड किया, और इसके अलावा 143 आ गई। फिर ये जो नया प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट होना है 24 वो ऐड किया, तो आ गया टोटल 167। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भूलो मत। इसमें से वापस टैक्स हटाओ तो आपका आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैपिटलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड करोगे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि हम अगले साल कितना कमाने वाले हैं उस चीज को आप कैपिटलाइज कर रहे हो। आप ये मान रहे हो कि परपेचुअली कंपनी 110 करोड़ 22 लाख रुपए, 110 करोड़ 22 लाख रुपीस कमाएगी परपेचुअली। सो परपेचुअलिटी का फॉर्मूला बनता है A/R। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हर साल होगा डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ध्यान देना, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों है, तो इस अर्निंग में भी प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड दोनों है। यानी कि अभी तक पे नहीं करा, उसमें से माइनस होना बाकी है। अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो बचा हुआ प्रॉफिट अब सिर्फ डिविडेंड वालों का नहीं, वो सिर्फ इक्विटी वालों का रहेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि मैंने लिया मान लो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करी,
तो आया EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा तो आया EBT में से टैक्स माइनस करा तो आया EAT, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है तो आता है EAT फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ तो मुझे पता है कि ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड और इक्विटी का डिविडेंड माइनस होना बाकी है। तो इसको अगर डिवाइड करूँगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वो आएगी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी बोथ। पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस फॉर इक्विटी तो इसको KE से करना पड़ेगा, जिसकी अर्निंग उसका कॉस्ट, तो ये आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी ओनली। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, अब इतना बता ही दिया है। अगर आप EBIT को डिवाइड करोगे तो किससे करोगे सर? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करोगे, और इससे आती है वैल्यू डेट की, इक्विटी की, प्रेफरेंस की। बिकॉज डेट को जो दिया जाने वाला पेमेंट होता है वो है इंटरेस्ट, डेट वालों को इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, और इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड देते हैं। यही तो इनकम होती है तीनों की, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। और अगर ये पे किए बगैर या पे जिसमें से अभी तक नहीं किया उस वैल्यू को ले रहे हो तो ये उनकी वैल्यू हो गई तीनों की, क्योंकि इसी में से उनको मिलना है। पर एक दिक्कत है सिर्फ इस वाले में, ये जो EBIT होता है इसमें ये टैक्स वाला यानी गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये वैल्यू जो आपने निकाली वो सिर्फ डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस की नहीं, वो गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड था। अगर आपको गवर्नमेंट को हटाना है तो EBIT को 1 माइनस टैक्स कर दो। तो अब क्या होगा कि अब ये सिर्फ डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी वालों की बची रहेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बहुत सिंपल, कैसे निकालनी है वैल्यू ऑफ द बिजनेस? वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स जो फ्यूचर में मेंटेन करना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कैपिटलाइजिंग द अर्निंग्स। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखो। अब क्वेश्चन बोलता है मार्केट प्राइस निकालनी है इक्विटी शेयर की। कैसे निकालोगे, व्हाट इज द वे? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ने यहाँ पे पी रेशो आपको दिया हुआ है, ये पी रेशो देखो ये रहा। ठीक है, सो हमको ये पता है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू EPS इंटू पी रेशो। पी रेशो हमारे पास में है। EPS निकालने के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विटी वालों का। अगर इक्विटी की अर्निंग निकालनी है तो इक्विटी वालों का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। आपके पास नंबर ऑफ शेयर भी है 50 लाख, आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए इक्विटी वालों का। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके पास जो अभी प्रॉफिट आया है वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का है सर। उसमें से आप सिर्फ एक काम करो, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये दोनों का था, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। कैसे निकालोगे प्रेफरेंस डिविडेंड? ये देखो 80,000 9% और 100 रुपये ईच, यानी कि 80,000 इंटू 100 करोगे तो वो आ गया 80 लैक्स, इंटू 9% करोगे तो वो आ गया 7,20,000। ये बनता है किसका? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो उतना पैसा उनको दे दो। 110 लैक्स था ना, यानी 1,10,00,000 22,000 में से 7,20,000 उनको दे दो। बचा हुआ जो अर्निंग्स है अब वो सिर्फ इक्विटी वालों का है। ये था इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का। अब ये बचा है सिर्फ इक्विटी वालों की अर्निंग, तो उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके EPS आया, पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस आ गया। सेम प्रोसेस, राइट? इजी है ना? अच्छा, इन सब के अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस कुछ चीजें नहीं है। क्लोजिंग प्राइस ऑफ LX लिमिटेड इज 24। शेयर की प्राइस अब ऑलरेडी दे दी, पिछले क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो मैं ये जो नया क्वेश्चन है इसकी डिटेल यहाँ लिखता हूँ। ये 24 देखो आपको दिया हुआ है। इसके बाद ध्यान देना, पी रेशियो भी आपको दिया है 6 का, तो इसका मतलब आप EPS निकाल सकते हो, राइट? आप अगर EPS निकालना चाहोगे कितना आएगा? 24/6 वो आता है 4। अब अगर आपको नंबर ऑफ शेयर दे दिए तो आप अर्निंग्स इक्विटी की निकाल सकते हो, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करके ध्यान देना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो जो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में, वो एग्जैक्टली रिवर्स कैलकुलेशन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें दी है, ऐसे 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 कर करके हम ऊपर जाएंगे।
और जो चीज़ हमको पुराने क्वेश्चन में दी हुई थी वो इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपकी शेयर की प्राइस थी 24, P ratio 6. It was found that an amount of 24 lakhs as income and an extraordinary loss of 9 lakh was included in the books. तो वो थी ये 24 और 9, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है तो बिफोर टैक्स निकाल के ये दो चीज़ें उसमें से आप माइनस कर दो, नए प्रोडक्ट का जो आया है प्रॉफिट वो ऐड कर दो, तो आपका ये प्राइस आ सकता है। और आगे देखते हैं। The existing operations except for the extraordinary items will continue. Further, the company has launched a new product. तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक नया प्रोडक्ट देखने मिलेगा और इसकी टोटल आती है कुछ 58, 40, 98 और ये 150। सेल से 150 का टोटल कॉस्ट है 98 की, तो तकरीबन 52 लैक्स का प्रॉफिट आता है जो नए प्रोडक्ट का अपने ऐड करना चाहिए। तो वो मैं ऐड कर दूंगा। देखो कहाँ पे ऐड होगा, वो यहाँ पे 24 की जगह। ये जो मैं इसी के बाजू में लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको एक कंपैरिजन करने में और आसानी हो जाए कि हाँ ठीक है हम क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है चलो और देखते हैं क्या है। इसके अलावा कंपनी हैज़ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1 लाख 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अभी देखो 1 लाख है 100 के, इसका मतलब 100 लैक्स हो गया। 100 लैक्स पे 9% डिविडेंड निकालोगे तो 9 लाख का डिविडेंड हो गया। अब ये 9 लाख का डिविडेंड जो है ये मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया। ठीक है, कंपनी ने इक्विटी शेयर भी बताया है कि कितने हैं। अभी हम जाते हैं इधर में, कंपनी के पास कितने 5 लाख इक्विटी शेयर्स है। ये देखो हमने अर्निंग पर शेयर तो निकाल ही ली थी, तो अगर हम यहाँ पे 5 लाख रख दे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल अर्निंग जो हमारे लिए अवेलेबल है वो है 20 लैक्स की। 5 × 4 20 लैक्स की अर्निंग्स अवेलेबल है। उसमें आप प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर दोगे तो मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका बन जाता है 29 लैक्स का एग्जिस्टिंग। आफ्टर टैक्स एग्जिस्टिंग है, इसमें हमने अभी वो सब एडजस्ट नहीं करा है। तो 29 लैक्स तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये 29 लैक्स हो गई ये वाली फिगर, इसको डिवाइड करो और नया वाला प्रॉफिट निकालेंगे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करने के बाद। टैक्स का रेट आपको 34% दिया हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है। रुको हाँ यार ये थोड़ा ना हैंग हो जाता है। अब ये 29 आ गया, 34% एग्जैक्ट सेम रेट था। सो 29 डिवाइडेड बाई 66% करता हूँ तो वैल्यू आती है 43.94। देखो अब ये आ गई। इसमें से आप क्या करोगे, 24 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस करके 9 का लॉस ऐड बैक कर दोगे तो आपका आएगा 28.94। इसके बाद 52 का उसमें आप नए प्रोडक्ट का प्रॉफिट ऐड करोगे तो वो आएगा 80.94। इसमें से 34% का टैक्स माइनस कर दोगे तो आएगा 42। और इसको 10%, यहाँ पे फैक्टर कौन सा है हमारा 10% का, तो वो आएगा 534.20। देखने दो, अब कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी मेरे लेने में, बट ऑन एन एवरेज आपको एक आइडिया आ गया। कुछ तो हुआ है गड़बड़। तो ये था 43.94, उसमें 24 माइनस करके 9 ऐड करना था, 28.94 बराबर है। ये भी है ना 28.94 ही, अगर उसको राउंड ऑफ करो तो उसमें 52 ऐड करना था तो 80.94 आ रहा है। हाँ 80.94 भी बराबर है। ठीक है, इसमें से टैक्स माइनस करोगे तो 53.42 आना चाहिए। ये रहा 53.42, उसको कैपिटलाइज करोगे तो आ गया 534। वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कहानी ख़त्म। क्वेश्चन ने आपको यही निकालने बोला। क्वेश्चन ने अच्छा दो चीज़ें निकालने को बोला था, एक ये भी निकालने बोला था एग्जिस्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड ऑपरेशन 28.94। ओल्ड ऑपरेशन से एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, ये सब एडजस्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग बोला, यानी कि ये जो नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसका प्रॉफिट इसमें नहीं आएगा, तो उसका प्रॉफिट हमने बाद में ऐड करा है 52 का।
सेम क्वेश्चन बस रिवर्स कैलकुलेशन के साथ दिया गया और आपने निकाला। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ होमवर्क? जो पहला हमने सॉल्व करा ना क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम है। आपको 154 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है 20 का, इनकम है 16 की। ठीक है, फिर ये वही सेल्स में से आप माइनस करोगे कॉस्टिंग, तो 2484, सो 140 में से आप 84 माइनस कर दो, तकरीबन 56 के आसपास आएगा। इसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट 14% दिया है, 2 लाख शेयर 13% प्रेफरेंस, 100 रुपये के एक टोटल 100 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा 2 लाख तो प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 लाख इक्विटी शेयर्स है, पी रेशो सब कुछ दिया हुआ है। और आपको निकालने क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड मार्केट प्राइस। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही दो चीज़ें निकालनी बोली थी। वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकालोगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैपिटलाइज कर दोगे। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करके आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लोगे। इसमें से वो इनकम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी, ध्यान देना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम वापस माइनस कर दोगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जो है ऐड बैक कर दोगे। इसके अलावा जो नए बिजनेस से, ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उससे जो प्रॉफिट होने वाला है वो ऐड करोगे। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको आप कन्वर्ट करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मतलब इसमें से अगर आप टैक्स भी माइनस कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये जो टोटल आप एडलेस करोगे। और कहानी सिंपल। अब जो भी आपका ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है ना, ये वाला पार्ट, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो तो प्रॉफिट बचेगा इक्विटी वालों के लिए। इक्विटी के नंबर से डिवाइड करके पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्विटी के नंबर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस आएगा, फिर पी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, तो हम उसको अब छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। हमने अभी अभी 3 क्वेश्चंस देखे, तीनों क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज़ हो रहा था, वो था अर्निंग्स को कैपिटलाइज करने वाला। ये मेथड हम फिर से इस्तेमाल करेंगे अलॉन्ग विद द नेट असेट वैल्यू मेथड। अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और नेट असेट। अब मैं इन तीनों की रिविजन या इन तीनों को आपको पढ़ाऊंगा अगले 2 क्वेश्चंस में। ये 3 कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। आइए सर, उसके बाद ये चॉप शॉप वगैरह शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे। देखो, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। लाइबिलिटीज आपको दी हुई है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और क्रेडिटर्स। असेट्स आपको दिए हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। देखो आगे प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। वो ये है कि ये जो क्रेडिटर्स है ये है एक्चुअल में लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, यानी कि आप इसको लॉन्ग टर्म डेट मान के ट्रीट करो। एक लोन का पार्ट है। ये जो क्रेडिटर्स सन्ड्री वाले होते हैं ना, ये वो वाले क्रेडिटर्स नहीं हैं। सो दैट्स अ बिग मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ये मैंने पता लगाया है आंसर में, क्योंकि सिर्फ अगर आप उसको क्रेडिटर मानोगे तो 30 का कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, पर अगर आप उसको लॉन्ग टर्म डेट मानते हो तो फर्म की टोटल वैल्यू में से इक्विटी तक पहुंचने के लिए डेट को माइनस करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर ये टोटल फर्म की वैल्यू निकलती है उसमें से डेट को माइनस करोगे तो इक्विटी तक पहुंचोगे, क्योंकि फर्म की वैल्यू में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इक्विटी और डेट। सो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों है उसमें से डेट हटाओगे तभी तो इक्विटी तक पहुंचोगे। पर अगर आप उस 30 को सिर्फ क्रेडिटर्स मानते हो तो यही फर्म की वैल्यू इक्विटी की वैल्यू बन जाती है, क्योंकि क्रेडिटर्स माइनस नहीं करते सर हम इसमें से, लॉन्ग टर्म डेट होंगे तो वो माइनस करते हो, तो ये लॉन्ग टर्म डेट है 30, यानी माइनस किया जाएगा आगे जाके। अच्छा आगे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड, ध्यान देना, हमको नेट असेट्स निकालने हैं। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, अच्छा इसके अलावा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी यानी कि अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड का एक नया नाम। एंड अराइव एट द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो 2 मेथड्स है जो हमको इस्तेमाल करना है, नेट असेट वैल्यू और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। पहली जो डिटेल दी है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 64 लैक्स। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये आफ्टर टैक्स है, राइट? पहले वाले क्वेश्चंस में लिखा था, यहाँ नहीं है, तो ये बिफोर टैक्स मानेंगे।
इसमें इंक्लूड किया गया है 4 लाख की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को और 1 लाख के इनकम को इन्वेस्टमेंट से। सो दोनों इनकम ही है। 64 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स आपकी इंक्लूडेड है। सच सरप्लस फंड्स आर अनलाइकली टू रिकर। ये जो सरप्लस फंड्स थे आपके पास, उसको इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए का शायद इन्वेस्टमेंट कमाया होगा, इंटरेस्ट कमाया होगा, तो ये वाली चीज़ वापस रिपीट नहीं होगी सर, इसलिए ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम मान के चलो। तो 5 लाख की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होगी जो 64 में इंक्लूडेड है। अगर वो इंक्लूडेड है तो हम 64 में से ये 5 माइनस कर देते हैं, आएगा कितना, 59 लैक्स बिफोर टैक्स। इसके अलावा सब्सिक्वेंट ईयर, आने वाले सालों में कुछ एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी हम करने वाले हैं 5 लाख के हर साल। तो ये वाली जो डिटेल थी ये अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए काम आएगी, ये भी अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए आएगी। सिंपल सी बात है सर, अर्निंग्स कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जितना भी डिटेल है वो इस मेथड के लिए काम आएगी। पर नेट असेट वैल्यू के लिए बैलेंस शीट के डिटेल्स काम में आती है। अब देखना, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 96 और 100 लैक्स की है। अब अगर आप देखोगे तो ये 40 ही है, ये एक्चुअल में 96 है और ये एक्चुअल में है 100 लैक्स। ठीक है, तो जो भी नेट असेट्स आ रहे हैं उसमें लैंड एंड बिल्डिंग 56 एक्स्ट्रा है और प्लांट एंड मशीनरी की 20 लैक्स की वैल्यू एक्स्ट्रा है। इसके अलावा दिस विल इंटेल एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 6 लैक्स ईच ईयर। अच्छा, तो ये वाली जो डिटेल दी है ये आपको नेट असेट वैल्यू के लिए दी है और ये वाली जो डिटेल दी है ये है अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी आप डेप्रिसिएशन भी 6 लाख का माइनस करोगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका। ठीक है सर, इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट आपका 30% का आ रहा है। कैपिटलाइजेशन का जो रेट है, अरे ये अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन का रेट है 15% का। एक सेकंड देना बस। तो अब अगर आप देखोगे इसमें से माइनस करके तो आपके पास जो प्रॉफिट बचा है वो है 53 का, राइट। अब हमें क्या निकालना है, नेट असेट और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले ध्यान देते हैं सर अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड में। हमारा नेट प्रॉफिट जो बचा है 64 में से हमने 5 लाख की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, 6 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और हाँ एक और चीज़ है जो हमने माइनस नहीं करी, वो है 5 लाख का एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो 3 से 4 चीज़ें ये एडजस्ट करनी है, ये मैं फिर से लिख लेता हूँ ऊपर थोड़ा। सो 64 में से पहले 4 लाख, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख और फिर 6 लाख। ये था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ये था डेप्रिसिएशन। ये सारी चीज़ें माइनस ही हुई है क्योंकि सब प्रॉफिट कम ही कर रहे थे। सो 48 तक आ गए। अब लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये 64 लैक्स को हम क्या मान रहे हैं, अबे यार जस्ट अ सेकेंड, हमने 64 लैक्स को क्या माना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स टोटल प्रॉफिट में से हमको माइनस करना पड़ेगा। 30% का अगर आप टैक्स माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 33.6। ठीक है, अब आप इसको कैपिटलाइज करो, ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब आप अगर इसको कैपिटलाइज करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 224। लेकिन ध्यान रखना ये कैपिटलाइजेशन जो रेट है ये 15%, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट इसका मिक्स माना जाएगा। इसके अलावा आप देखना 64 जो प्रॉफिट था इसमें से कहीं से भी हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं करा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम वैल्यू ऑफ बिजनेस मानेंगे। इसका मतलब इसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों की वैल्यू है। इसमें से हम अगर डेट माइनस कर दे लॉन्ग टर्म के 30 तो आपकी वैल्यू आती है इक्विटी की 194। अब ये जो 194 वैल्यू आई है ये है वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके मार्केट प्राइस या फिर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हो पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, 100 डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू हर शेयर की 10। तो टोटल मेरे पास में कितने, 10 लाख बोलो शेयर से, तो मैंने अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो 19.40, ये मेरा पहला आंसर है। नेट असेट वैल्यू नहीं सॉरी अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हर शेयर की प्राइस निकाली है। क्या किया था, जो भी स्टार्टिंग में मेरे को अर्निंग्स दी हुई थी उसमें से फालतू की चीज़ें मैं माइनस करता गया और जो एडिशनल एक्सपेंस होने थे वो भी एडजस्ट कर दिया।
5 लाख का एडवर्टीजमेंट और 6 लाख का डेप्रिसिएशन, तो 48 वैल्यू आई बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करके ये आ गया आफ्टर टैक्स, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जिसमें इक्विटी और डिबेंचर यानी डेट दोनों है। आप जो ये 220, आप जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहे थे, ये भी दोनों का कॉस्ट था 0.15, और ये जो 33.60 की अर्निंग है, ये भी दोनों की अर्निंग थी। इसको नो पैट बोल सकते हो आप, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से इंटरेस्ट वगैरह माइनस नहीं होता। डेट और इक्विटी दोनों को पे करना बाकी है, इसलिए ये वैल्यू भी दोनों की आई। इसमें से डेट की वैल्यू माइनस करा तो अब वैल्यू आई इक्विटी वालों की, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो 19.40। अब आते हैं सर नेट असेट वैल्यू की तरफ। अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड देख लिया, अब आते हैं नेट असेट वैल्यू की तरफ। नेट असेट वैल्यू में भी हमको कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि हमको हर शेयर की प्राइस निकालने के लिए इक्विटी की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, 170 के सारे असेट्स ले लो। नेट असेट्स का क्या मतलब होता है, नेट असेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अच्छा, और वो भी इक्विटी वालों के लिए निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो टोटल असेट्स पहले तो देख लो 170 है, लेकिन आपको पता है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है, बिकॉज जो वैल्यूज़ लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की बुक पे ली गई है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ मार्केट में नहीं है। सो मार्केट में लैंड एंड बिल्डिंग की 56 से वैल्यू ज़्यादा है, प्लांट एंड मशीनरी की 20 से ज़्यादा है, तो आप उसमें 56 + 20 ऐड कर दोगे। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट कहीं पे भी असेट्स में नहीं दिख रहा। लाइबिलिटी में भी देख लो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स वाले जो अपने करंट लाइबिलिटी है वो नहीं है। सो ये हो गई आपकी 0। तो अब आपका इससे आंसर आता है 170 + 56 + 20, तो ये आंसर आ गया 246। ये वैल्यू है सर दोनों की, डेट और इक्विटी दोनों की। इसमें से फिर से इक्विटी माइनस कर दो तो आपका आएगा 216। ये सिर्फ वैल्यू हो गई इक्विटी वालों की, जिसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे यानी कि 10, तो वैल्यू आती है 21.60 वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। ये हो गया 19.40 अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से, और हो गया नेट असेट वैल्यू मेथड से 21.60। अगर आपको इसमें भी वैल्यू निकालनी है तो दोनों का एवरेज कर लो। चलो आंसर देखो, ये हमने यहाँ से शुरू करा था नेट असेट वैल्यू मेथड से। ये पहला मेथड इन्होंने नेट असेट वैल्यू को लिया है, तो हमने अच्छा इन्होंने ना सब कुछ लिखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है सर। आपको जब पता है कि सिर्फ इन दोनों में ही चेंजेस करना है 56 और 20 की, तो टोटल असेट्स ले लो, उसमें ऐड कर दो या डिडक्ट कर दो। एक एक चीज़ें टाइम लगता है वापस लिखने में। अल्टीमेटली आए आप उसी फिगर पे 246 जो हमने निकाला, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दिया तो नेट असेट्स फॉर इक्विटी आ गया। इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 21.6 आ गई। अब अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड में 64 से चालू किया, पहले एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम हटाया, फिर एडवर्टीजमेंट और डेप्रिसिएशन हटाया तो 48 आया, उसमें से टैक्स हटा के ये आ गया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको आपने कैपिटलाइज किया तो ये आ गया। पर ये आप ध्यान रखो, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आपका इक्विटी और डेट दोनों के लिए, कैपिटलाइजेशन रेट इक्विटी और डेट दोनों के लिए। तो जो वैल्यू आई है ना 224 की, ये भी इक्विटी और डेट दोनों के लिए, जिसमें से आप अगर आप डेट माइनस कर दोगे 30 का तो वैल्यू पर शेयर जाएगी 19.40। अब अगर आपको एक ही प्राइस निकालनी है तो दोनों का एवरेज ले लो, 21.60 और 19.40 का, तो वो आती है 20.50। दो मेथड से निकालने बोला, कोई और बेसिस तो दिया नहीं, तो हमने एवरेज आउट कर दिया। हाँ, कभी कभी ये होता है कि चलो वो बोल देते हैं कि यार इसका वेट 1 मान लो, इसका वेट 3 मान लो, तब हम क्या करते, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, जो भी x और y आती उसको x + y करके डिवाइडेड बाय 4 कर देते। क्यों 4 करते, क्योंकि टोटल वेट कितने हो गए 4, यानी 25% वेटेज जिसको दिया, 75% वेटेज जिसको दिया, तो डिवाइडेड बाय 4 कर लोगे तो ये आएगा वेटेड एवरेज। अभी जो हमने निकाला फेयर प्राइस वो सिंपल एवरेज था, वो आएगा वेटेड एवरेज। अगले क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही चीज़ दी हुई है कि हमको वेटेड एवरेज निकालना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी। देखो, H लिमिटेड ने एग्री किया कि वो बाय कर लेगा B लिमिटेड के बिजनेस को, यानी B लिमिटेड हमारा यहां पे हो गया टारगेट, ठीक है, और H लिमिटेड हो गया एक्वायरर, ठीक है। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड B लिमिटेड, ये है एक्वायरर बायर यानी कि, और ये है टारगेट की डिटेल आपको दी हुई है, और कुछ डिटेल देखना। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर से 100 रुपये के हर एक शेयर, टोटल 350 करोड़ के शेयर है, तो टोटल मिला के मैं बोल सकता हूँ 3.5 करोड़ इन नंबर हो गया, 350 बाय 100। वैसे ही 6.5 बाय 10 करोगे तो 0.65 करोड़ इन नंबर हो गया, ठीक है सर। रिजर्व सरप्लस आपको दिया है, टोटल आपको दिया हुआ है नेट असेट्स
में सॉरी टोटल असेट्स में नेट फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स और डेफर्ड टैक्स असेट्स दिए, ये रहे आपके टोटल, ठीक है। सो 1300 और ये 31.50। आप अगर दिमाग लगाओगे तो लाइबिलिटी में डेट वगैरह कहीं पे कुछ है नहीं, रिजर्व सरप्लस और ये दोनों इक्विटी ही है। अच्छा, एच लिमिटेड अब बाय करना चाहता है बी लिमिटेड को, और आपको नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन है, ध्यान देना। वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो हम अभी तक हर क्वेश्चन में निकालते आ रहे थे, वो ऑलरेडी यहाँ निकाल के दे दिया गया है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आप अपने पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे, और दोनों का कैपिटलाइजेशन रेट है 8%। तो ध्यान देना, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है। अगर आप 300 करोड़ को 8% से डिवाइड करोगे, 10 करोड़ को 8% से डिवाइड करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी हर कंपनी की, ठीक है। सो 300 बाई 8% अगर आप करोगे दैट्स 3750, और 10/8% करोगे दैट्स 125। ये तो टोटल वैल्यू हो गई कंपनी की, लेकिन अगर इनको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, जो कि 3.5 और 0.65 है, अभी अभी हमने निकाला, तो पर शेयर वैल्यू मिल जाएगी आपको, दैट्स 1071.43, और इसकी हो गई 192.31, ठीक है। तो मैंने अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से दोनों कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकाल ली। पहले तो कैपिटलाइज करके टोटल वैल्यू निकाली, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर वैल्यू निकाल ली। अब एच लिमिटेड की कुछ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 300 करोड़ की। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपको पता है बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते, पर ये लाइबिलिटी है। अगर हम नेट असेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये लाइबिलिटी माइनस होगी। एच लिमिटेड इशू करना चाहता है 100 रुपीज़ के शेयर बी लिमिटेड को इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेशियो एज अराइव्ड ऑन द फेयर वैल्यू बेसिस। अब ध्यान देना, क्योंकि बी लिमिटेड का बिजनेस एच लिमिटेड खरीद रही है, तो कुछ ना कुछ तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा ना, परचेस कंसिडरेशन कहते हैं उसको। अब ये जो परचेस कंसिडरेशन है, ये दो तरीके से दिया जा सकता है नॉर्मली। या तो आप उन लोगों को कैश दे दो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ देना बनता है एग्जांपल। अब 100 करोड़ का आप उनको कैश दे दो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को, और उनको बोलो घर जाओ ऐश करो, पूरी कंपनी कल से हमारी। पर इन कैश ना देते हुए मोस्टली ये होता है कि आप अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे देते हो, इक्विटी ऑफ एच लिमिटेड, खुद के ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे देते हो। अब जब आप खुद के कंपनी के शेयर्स दोगे, तो 100 करोड़ को अपनी कंपनी के शेयर प्राइस से, जो 100 करोड़ बी लिमिटेड की वैल्यू है, उनको अपनी कंपनी के शेयर प्राइस से डिवाइड करोगे, ताकि आप निकाल सकते हो कि अपने कितने शेयर्स देने की जरूरत है उनको। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड टू बी प्रोवाइडेड टू बी लिमिटेड। अच्छा, यही वो बोल रहा है कि जो भी फेयर वैल्यू बेसिस पे दोनों की प्राइसेस निकलेगी, उस हिसाब से हम शेयर्स बांट देंगे बी लिमिटेड को। और उन्होंने बोला कि वेट कंसिडर करना है 1 और 3 का फॉर द वैल्यू ऑफ द शेयर्स अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट एंड अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। जो भी एनएवी के बेसिस पे आप वैल्यू निकालोगे, उसका वेट 1 कंसिडर करो, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे निकालोगे, उसका वेट 3 कंसिडर करो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सो नेट असेट वैल्यू से जो भी शेयर प्राइस निकालोगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हर कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू निकल आएगी। अगर ये बेसिस नहीं दिया होता तो हम नॉर्मल एवरेज करते, सिंपल एवरेज। You are required to arrive at the value of the shares of H Limited and B Limited according to this. So ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 1071.43 और 192.31, ठीक है। इनके अलावा नेट असेट वैल्यू अगर आप देखोगे, तो टोटल असेट्स H लिमिटेड के बनते हैं 1300 करोड़ के। इसमें से 300 करोड़ ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी H लिमिटेड की माइनस हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ 1000 करोड़। ध्यान देना, एच लिमिटेड के एंगल से देखोगे तो टोटल असेट्स जो है वो है 1300 करोड़ के टोटल असेट्स माइनस 0 की लाइबिलिटी माइनस 300 की करंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये आ गया 1000 करोड़, इसको 3.5 से डिवाइड कर दो, तो पर शेयर वैल्यू आती है 285.71। और वही बी लिमिटेड में देखोगे तो यही टोटल असेट्स है 31.50, कोई करंट लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, डिवाइडेड बाय 0.65 करोगे तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी नेट असेट वैल्यू, दैट्स 48.46।
सो 285.71 और 48.46। यह है एच लिमिटेड की, यह है बी लिमिटेड की। करना क्या है सर, अब हमने हर मेथड से दोनों कंपनी की पर शेयर वैल्यू निकाल ली। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको एक एक वैल्यू निकालनी है दोनों की। इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और टोटल जो आ रहा है उसको डिवाइड करो 4 से। आपकी एक वैल्यू आएगी एच लिमिटेड की, एक वैल्यू आएगी बी लिमिटेड की। फेयर वैल्यू कहेंगे हम इसे। 13 माइनस 300, ये एक वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। 300 को 8% से डिवाइड किया, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो पर शेयर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तीनों आ गई, चारों वैल्यूज हमारी पॉसिबल हो गई। अब ध्यान देना, आप एच लिमिटेड और एच लिमिटेड ये यानी कि ये दो प्राइसेस नेट असेट वैल्यू के हिसाब से इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो फेयर वैल्यू 285.71 को 1 का वेट दिया जो NAV से कैलकुलेशन आया था, और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से जो प्राइस आई थी उसको 3 का वेट दिया और डिवाइडेड बाय 4 कर लिया, क्योंकि 1 + 3 4। तो एक वैल्यू आ गई हमारी एच लिमिटेड की, एक वैल्यू आ गई बी लिमिटेड की। क्वेश्चन अब पूछता है क्या, एक्सचेंज रेशो निकालना है दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट हो गया आपका NAV, दूसरा पार्ट हो गया अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा पार्ट है एक्सचेंज रेशो। अब मोस्टली इसका काम पड़ेगा आपको मर्जर्स वाले चैप्टर में, बट मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो एक कंपनी है एक्स जो कि खरीदना चाहती है वाई को, एक्स खरीदना चाहती है वाई को। अब वाई के शेयर की प्राइस है 10, हमारे शेयर की प्राइस है 10, यानी उनके हर एक शेयर की कीमत हमारे शेयर की कीमत के बराबर है। ठीक है, अब अगर ये कंपनी खरीदनी है इधर, और इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे। अब अगर आप इसकी कंपनी खरीदना चाहते हो जिसकी कीमत है 10, तो ये 10 रुपये चुकाने पड़ेंगे आपको। ये जो 10 रुपये चुकाने की बात आ रही है, ये दो तरीके से चुकाए जा सकते हैं। या तो आप उनको 10 रुपये का कैश दे दो और भगा दो, और कल से कंपनी आपकी, या तो आप उनको अपनी कंपनी के शेयर दे दो। इतने शेयर दो कि टोटल वैल्यू 10 की होनी चाहिए। अब हमारी कंपनी की शेयर प्राइस भी 10 ही है, तो 10 यानी कि एक शेयर भी अगर हमने इसको दे दिया 1 शेयर, तो भी उसको तो उसके 10 रुपये जितने शेयर मिल गए, कल जाके ये बेच दे, बेचना है तो शेयर। इसका मतलब हमने कैसे ये 1 निकाला, उसके एक शेयर की कीमत हमारे एक शेयर के बराबर है, तो रेशो आया 1:1। अब अगर हम यही प्राइस बदल दे, ध्यान देना, एक्स और वाई को मैं यहाँ 10 और 5 ले लेता हूँ, तो उसके एक शेयर की कीमत हमारे कितने शेयर के बराबर है? हमारे सिर्फ आधे शेयर की कीमत 5 रुपये आएगी ना। सो ये 0.5 निकाला कैसे सर? बहुत सिंपल है, जो भी टारगेट कंपनी के शेयर की प्राइस थी 5 रुपये और हमारे शेयर की प्राइस थी एक्वायरर, वो हमने किया, तो 5/10 5/10 करोगे 0.5 आया। एक और एग्जांपल लो, एक्स और वाई, उनकी कंपनी के शेयर की प्राइस है 5, हमारे कंपनी के शेयर की प्राइस है 20। उनका एक शेयर हमारे 0.25 के मुकाबले मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 × 0.25 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, यानी बराबर है। इसका मतलब उनके एक शेयर के बदले हमने हमारा कितना शेयर देना चाहिए? सिर्फ 0.25 देना चाहिए, क्योंकि उनके एक शेयर की वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू तो हमारे सिर्फ 0.25 शेयर की है। तो हम सिर्फ इतना भी शेयर दे देंगे तो उनको उनका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये निकालते कैसे हैं सर? 5/20 करके, यानी टारगेट कंपनी की जो वैल्यू थी उसको एक्वायरर से डिवाइड करके। सिंपल, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। ये था हमारा टारगेट और ये है हमारा एक्वायरर। अब ध्यान देना, उसको अपने एक शेयर की 156.3475 की वैल्यू चुकानी है हमने। हम बी लिमिटेड का हर शेयर जो खरीदेंगे वो 156 का होगा, तो हमारे कितने शेयर उसको देने पड़ेंगे? कैश तो दे नहीं रहे हम, हमारा भी अगर हमने एक शेयर दे दिया तो इसका मतलब 875 रुपीज़ दिया। हमको सिर्फ इतनी वैल्यू के शेयर देने हैं, 156.3475। तो 156.3475 डिवाइडेड बाय एक्वायरर की प्राइस करोगे तो पता चलेगा कि हमारा सिर्फ इतना शेयर 0.1787 एक्वायरर का शेयर इज इक्वल टू
टारगेट का 1 शेयर. So this becomes the exchange ratio. What is the exchange ratio for buying this company? 0.1787. हमारा 0.1787 शेयर दे दो उनके हर एक शेयर के बदले. सो एक्सचेंज रेशियो हो गया ऐसा, ऐसा लिखोगे आप उसको 0.1787:1. तो इसमें जो इस टू में 1 होता है, ये होता है टारगेट का, ये होता है एक्वायरर का. वो ये दर्शाता है कि हमारा इतना शेयर उनके एक शेयर के बराबर है. ठीक है, ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमने बोला है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है वो मटेरियलाइज होगी पूरे अमाउंट पे, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया. इन दोनों क्वेश्चंस में आपने नोटिस करा कौन सी मेथड आपने अपनाई है? नेट असेट वैल्यू और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड. पुराने वाले क्वेश्चन में कुछ बेसिस नहीं था तो हमने एवरेज आउट कर लिया सिंपल. इस वाले क्वेश्चन में 1:3 लिया. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का आई थिंक. लेट्स हैव अ लुक. AB Limited is planning to acquire and absorb the running business of XY Limited. यहाँ पे भी एक कंपनी है जो है एक्वायरर और यहाँ एक कंपनी दूसरी टारगेट. ध्यान देना, वैल्यूएशन इज टू बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स. इन्होंने मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो होते हैं ना लोग, उनको हायर किया, उनको बोला कि ये वाली जो कंपनी हम खरीदने वाले हैं उसका वैल्यू निकाल के बताओ. ठीक है, अब जो भी टारगेट कंपनी की वैल्यू आएगी, लेट्स से 500 करोड़, या आप मान के चलो, एक अंदाज़ा ले लो कि 900 करोड़ रुपए हमें उनको चुकाना है. और ये जो 900 करोड़ रुपए हम चुकाएंगे उनके शेयर होल्डर्स को, ये हम दो तरीके से दे सकते हैं. या तो उनको कैश दे दो या तो हमारे शेयर दे दो, शेयर ऑफ AB लिमिटेड. उतने शेयर्स भी मिल गए उनको हमारी कंपनी के, क्योंकि वो कंपनी तो हम बंद कर देंगे बाद में, हमारे इसमें मर्ज हो जाएगी या वो हम ओनर बन जाएंगे. तो हमारी कंपनी के भी उतने शेयर्स अगर उनको मिल गए तो वो खुश है 900 करोड़ जितने. तो हम जा रहे हैं इस पार्ट पे. अब अगर हम हमारी कंपनी के शेयर देंगे तो हमारी कंपनी का एक शेयर पहले ये पता करो है कितने का. टोटल उनको 900 करोड़ देने हैं डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ आर कंपनी, तो जाके पता चलेगा ना कि कितने शेयर्स देने हैं. अच्छा, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिए, ध्यान देना. एज ऑन 31 मार्च 2006 द पेड अप कैपिटल ऑफ AB लिमिटेड, यानी हम जो बायर है वो है 80 लाख 10 रुपीज़ ईच. और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्केट जो पिछले 6 महीने में गया है, यानी हमारे शेयर्स के पिछले 6 महीने में 6 मंथ्स में जो हाईएस्ट प्राइस थी वो थी 570, लोवेस्ट थी वो 430. अब क्वेश्चन बोलता है एक्सचेंज के लिए, यानी कि जो शेयर्स आप इनको देने वाले हो वो कैसे कैलकुलेट होगा. इट विल बी द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, यानी 570 प्लस 430 डिवाइडेड बाई 2 कम्स टू 500. जो पिछले 6 महीने की हाईएस्ट और लोवेस्ट थी उसकी एवरेज प्राइस ले लो, वो आ गई सर आपकी 500 रुपये. यानी हमारा हर शेयर की कीमत, हम बोलेंगे कि हमारी हर शेयर की कीमत तो 500 है, भले ही आज 430 रुपये चल रही होगी, बट ऑन एन एवरेज ये प्राइस हमारे हर शेयर की बनती है, दैट इज़ 500 रुपीज़. ठीक है, अब देखो, अब ये है XY लिमिटेड यानी कि टारगेट. इसके शेयर कैपिटल में देखोगे तो 20 लाख के इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है, पर 10 लाख के इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है. सिर्फ 5 रुपये उन्होंने दिया है 10 के बदले. ठीक है, सो एक तरह से देखा जाए तो 250 लाख के टोटल इक्विटी शेयर्स है. अब लॉजिकली देखा जाए तो 30 लाख इक्विटी शेयर्स है 20 और 10 में, तो ये रेशो बनता है आपका 67% और 33%. बट ये रेशो काम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि दोनों ने पूरा पेमेंट नहीं करा है, सिर्फ 20 लाख वालों ने पूरा पेमेंट किया, इन्होंने तो आधा ही करा है. तो लॉजिकली देखा जाए तो आप इस बेसिस को कंसिडर करोगे, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, टोटल इक्विटी कैपिटल जो है वो है 250 लाख. देखोगे 250 में से 80% फुल्ली पेड अप है और 20% पार्टली पेड अप है. ठीक है, आगे जाके देखोगे तो लोन्स, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स. आगे एक इंडिपेंडेंट फर्म है मर्चेंट बैंकर्स की, इनको हमने अपॉइंट कराया ये सारा निगोशिएशन और फाइनल करने के लिए. हैव प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स. आपको ईयर एंडेड दिख रहा है. अगले 5 सालों में जिस कंपनी को हम एक्वायर करने वाले हैं वो क्या कमा के देगी हमको. आफ्टर टैक्स अर्निंग्स फॉर इक्विटी, ये है कैश फ्लोज. आपको अगले 5 सालों में दिख रहा है कि जो कंपनी हम खरीदने वाले हैं वो इतना कमाएगी.
और यही नहीं कि 5 साल में बंद हो जाएगी, 5 साल बाद भी परपेचुअली चलेगी। उस परपेचुटी की टर्मिनल वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये टर्मिनल वैल्यू भी 5वें साल के एंड में मानी जाएगी। कैलकुलेट करने के लिए हमने शायद कैश फ्लो फॉर द 6th ईयर लिया होगा, बट हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 200। सो ध्यान देना, ये वाला साल और ये वाला साल 2011 का एंड ही है, यानी दोनों का फैक्टर डिस्काउंटिंग के लिए ये टोटल होता है 300। सेम यूज़ किया जाएगा दोनों 5वें साल के एंड में, ठीक है। इट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर बोलता है कि जो बिजनेस आप एक्वायर करने वाले हो XY लिमिटेड का, ये एवरेज होना चाहिए दो चीज़ों का, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट 8% और नेट असेट वैल्यू। सिंपल, नेट असेट वैल्यू निकाल लो XY की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लो XY की, और दोनों को एवरेज आउट कर दो। तो सबसे पहले हमको निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस एवरेज। सो इट विल बी NAV के हिसाब से और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले सर NAV देखते हैं, बहुत सिंपल है। इनके टोटल एसेट से 350 माइनस अगर आप लोन्स वगैरह कर दोगे तो 350 में से लाइबिलिटी खत्म हो गई, 250 हो गई आपकी नेट असेट वैल्यू। बहुत क्लियर और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो 250 हो गई नेट असेट वैल्यू। अब आपको करना है डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। ये पांचों फिगर लोगे, पांचों फिगर को 8% से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके डिस्काउंटिंग कर लोगे, ये टर्मिनल वैल्यू लेके, और ये हो जाएगी आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये देखो, ये 1 2 3 4, और लास्ट में देखना 5वीं फिगर में उन्होंने 300 लिया है, टर्मिनल वैल्यू भी उसी में ले ली। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना जो शायद आप भूल ना जाए, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 डेसिमल में ही दिया हुआ है। बहुत कम ऐसा होता है कि 2 डेसिमल में दिया जाता है, या तो 3 और 4 में होता है, पर जो दिया है वही आपको यूज़ करना है। इंस्टीट्यूट चाहती है कि लोगों के आंसर्स में वेरिएशन ना आए, इसीलिए ये वाली मेथड वो उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है 2 डेसिमल में लिख के दिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला तो ये 500 का प्राइस जो AB लिमिटेड का है, इसके बाद हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से प्राइस निकाली, सारी कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया तो Y 592.40। फिर हमने NAV मेथड से निकाला तो Y 250। मानते हो इस बात को? वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स इज 250। अब क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि जो इस मेथड और इस मेथड से आपने वैल्यू निकाली उसका एवरेज ले लो। हमने एवरेज ले लिया, तो इस कंपनी की एवरेज वैल्यू यानी कि आपका पहला आंसर आ गया 421.20, ठीक है। क्या मतलब निकला इसका 421.20, यानी कि जो कंपनी आप XY खरीदना चाहते हो उसकी कीमत है 421.20 लाख्स। इतना पैसा आप या तो उनको कैश में दे दो या तो आप उनको शेयर्स में दे दो। हमने डिसाइड किया कि हम हमारे शेयर्स देंगे। अब ध्यान देना, जब हम हमारे शेयर्स देने वाले हैं तो हमारे हर शेयर की प्राइस कितनी है? 500। तो जैसे ही आप टोटल को 500 से डिवाइड करोगे, इतना पैसा देना है और हर शेयर की कीमत इतनी है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएंगे कि कितना देना चाहिए। वो है आपका सेकंड आंसर। द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू ए लिमिटेड, इशूड बाय AB लिमिटेड। ये देखो, इतना पैसा उनको देना है 500 रुपए के भाव से, तो टोटल 84,240 शेयर्स उनके शेयर होल्डर्स को देना बनता है। लास्ट वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि किस बेसिस पे हमने अलोकेट करना चाहिए शेयर्स को XY लिमिटेड के शेयर होल्डर्स में। अगर आप ध्यान देखोगे तो XY लिमिटेड की, जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं, उनके शेयर होल्डर्स एक तरह के नहीं है, एक है फुल्ली पेड अप, एक है पार्टली पेड अप। अब टोटल मिला के उनको जो शेयर्स देने हैं वो है 84,240। किस बेसिस पे आप डिवाइड करोगे कि इन लोगों को कितने दोगे, इन लोगों को कितने शेयर्स दोगे? बहुत सिंपल है सर, जिन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट करा है कंपनी में उस रेशियो में बांटो। बहुत सारे लोग बोलेंगे 20-10 में बांटना चाहिए। नहीं सर, ये दिख भले ही बड़ा नंबर रहा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ आधा पैसा दिया है, इन्होंने पूरा पैसा दिया है। सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड, और उसका रेशियो है 80-20। तो इसको भी 80% और 20% में बांट दो। दैट कम्स टू 67,392, और ये हो गया 16,848। यानी कि जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स है ना, उनको सिर्फ 16,848 शेयर्स दो, और बाकी 67,000 शेयर्स इनको दो जिन्होंने पूरा पैसा दिया था। ये हो गया बेसिस ऑफ अलोकेशन 80-20। ये देखो, ये 20/25 करोगे तो 80% आता है, और बाकी का बचा हुआ यहाँ पे 20% आता है। खत्म।
इस क्वेश्चन में आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड देखी। अब पिछले 3 क्वेश्चन को अगर आप समराइज करोगे तो पिछले तीनों क्वेश्चन में हमने ये 3 मेथड देखी है। जस्ट अ सेकेंड, ये 3 मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन और नेट असेट वैल्यू, ये 3 मेथड से हमने पिछले 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो सर अब आगे देखते हैं। हाँ, अगले 2 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देखो आरटीपी नवंबर 11 का है तो काफ़ी पुराना है। मैं लेटेस्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ जो कि है सेम टू सेम वैसा ही, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। सो इफ़ 2 क्वेश्चन का चॉइस आप मेरे को दोगे, एक आरटीपी में पूछा गया, एक एग्जाम में पूछा गया, तो आई विल टेक द वन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम बिकॉज दैट इज़ द लेवल। हालांकि है दोनों क्वेश्चन सेम, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ICL इज प्रपोजिंग टू टेक ओवर SVL विद एन ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्सिफाई। अगेन अ सेम क्वेश्चन जहां पे एक कंपनी एक्वायरर है, दूसरी कंपनी, जस्ट अ सेकेंड, दूसरी कंपनी टारगेट है। ये हो गई हमारी एक्वायरर, ये हो गई हमारी टारगेट। ठीक है, अब ध्यान देना वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा, कैसे होगा। ICL यानी कि जो खरीदने वाला है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% से ग्रो कर रहा है, SVL का 15% से ग्रो कर रहा है। बोथ द कंपनीज पे डिविडेंड रेगुलरली। अगर आप देखोगे तो दोनों का डिविडेंड आता है, ये हमारे लिए ये डिविडेंड ज़्यादा काम आएगा 250 जो SVL का है। द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एज फॉलोज। ठीक है, आगे देखो। अब ये बैलेंस शीट आ गई फिक्स्ड असेट्स से। सो इतना पार्ट आपका फिक्स्ड असेट्स का हो गया, ये करंट असेट्स, ये हो गए आपके करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स, करंट लाइबिलिटीज़। और देखो फिक्स्ड असेट्स में करंट असेट्स ऐड करके करंट लाइबिलिटीज़ माइनस किया तो ये नेट असेट्स आता है। और इसके बाद में ये पार्ट हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, जिसमें पहले के 2 है आपके इक्विटी से रिलेटेड और तीसरा है बोरोविंग यानी कि डेट। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड 1955 890, 1955 890। ठीक है, अब दोनों की मार्केट प्राइस देखो 52 और 75। ठीक है सर, ICL यानी कि हमारी, ठीक है, जो एक्वायरर है, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग आर स्टेटेड एट द करंट प्राइस। मतलब अगर आप देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ पे तो 720 आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग ICL का, और ये सही प्राइस पे है, आज की जो प्राइस होनी चाहिए। पर SVL की जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वो 3 साल पहले 3 years अगो 3 साल पहले वैल्यू करी गई थी। यानी कि ये जो आपको 190 की प्राइस दिख रही है यहाँ पे, वो 190 सर 3 साल पुरानी प्राइस है, आज की प्राइस नहीं है। तो हमें आज की प्राइस निकालनी पड़ेगी। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बहुत सिंपल है सर, आज की प्राइस अगर निकालना है तो 30% हर साल बढ़ा लो, और हर साल बढ़ाओगे तो वो टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी 1.30 इंटू डबल इंटू इक्वल टू इंटू 190। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो दैट्स 417.43, जिसमें से 190 माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्रिशिएशन कितना हुआ है, 227.43। इतने से आपके असेट्स बढ़ जाएंगे अगर आप नेट असेट निकालने जाओगे तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखना, SVL इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 18% ईच ईयर आफ्टर मर्जर। ICL का जो मैनेजमेंट है ना, वो चाहता है कि वो प्रीमियम पता करे ऑन द शेयर्स ओवर द करंट मार्केट प्राइस विच कैन बी पेड ऑन द एक्विजिशन ऑफ SVL। हम ये कंपनी खरीदने वाले हैं SVL। अब उनकी जो कंपनी खरीदेंगे उसकी एक वैल्यू निकलेगी, लेट्स से 100 करोड़ रुपए निकलती है। अब 100 करोड़ को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपकी पर शेयर प्राइस आएगी कि इतना आपको हर शेयर के लिए उनको देना चाहिए। अब ये जो प्राइस आएगी ये आप अपने कैश में से भी दे सकते हैं या फिर अपने शेयर के बदले में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग उनकी मार्केट प्राइस है 75, अगर आप ध्यान दोगे अभी कितनी है 75। अगर आपकी पर शेयर प्राइस जो देने की है वो मान लो 80 निकलती है तो प्रीमियम कितना हो गया, 5 रुपये का प्रीमियम। इसका मतलब ये हो गया कि आप दे रहे हो एक्स्ट्रा। तो आपको वो निकालना है कि 75 तो मार्केट में प्राइस है,
पर कोई बेसिस के हिसाब से कितनी आती है पर शेयर प्राइस। अब उन्होंने दो बेसिस बताए, दो तरीके से निकालना है। पहला तरीका ध्यान देना, नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आप एसवीएल की नेटवर्थ निकालो। अब देखा जाए तो एसवीएल की नेटवर्थ इज नथिंग बट दिस 785, और क्या हो सकता है, इक्विटी की वैल्यू 785, पर आपको पता है कि आपको वो असेट्स बढ़ाने हैं लैंड एंड बिल्डिंग के 227.43 से बढ़ाने हैं। आप इसमें 227.43 ऐड कर दो तो टोटल हो जाएगा 1012.43। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि इतनी वैल्यू तो हो गई नेट असेट्स की, पर कहानी खत्म नहीं हुई। नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैं ना एक काम करता हूँ, नेटवर्थ लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो नेटवर्थ है 785, करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में आपने ऐड करना है 227.43 प्लस, अब आप और कुछ ऐड कर रहोगे यहाँ पे, प्लस द एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो और उसका एवरेज करो। क्वेश्चन में क्लियर कट ये वर्ड लिखा हुआ है, और एवरेज मतलब 1 साल का आ जाएगा, और उसको ऐड कर दो इस फिगर में 785 प्लस 227 जो है, यानी कि नेट वर्थ प्लस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अब अगले 5 सालों का जो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। कहानी बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरा है द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में आपको डिविडेंड की ज़रूरत पड़ेगी, इनटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, आपका काम बन जाएगा। ICL विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ निगोशिएशन। देखो ICL ना खरीददार है, वो तो हमेशा यही चाहेगा कि जो कम से कम आ रहा है, देना बनता है, वो हम देंगे। सो जिसमें भी प्रीमियम कम होगा वो बोलेगा कि यार ये वाली प्राइस आपकी फाइनल करते हैं। खरीदने वाला कम से कम प्राइस देना चाहता है, बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मांगेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी दिए हुए। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 30% और 15% से 1 2 3 4 5 साल के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस पार्ट की कि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है अगले 5 सालों का। तो इसके लिए पहले तो अभी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये हो गया 250। डिविडेंड तो बाद में काम आएगा अगले मेथड में। 250 को अगले 5 सालों का फैक्टर आप बोलते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हो, ग्रोथ इंडिपेंडेंटली अगर जाओगे तो 15% हो रही है, क्वेश्चन क्लियर बोलता है यहाँ पे। सो आप 1.15 निकाल लो, मल्टीप्लाई करो तो ये पहले साल का आ जाएगा, फिर इंटू 1.15 करना तो दूसरे साल का, इंटू 1.15 तो तीसरे साल का, इंटू 1.15 तो चौथे साल का, इंटू 1.15 करोगे तो 5वें साल का। तो ये जो फिगर्स है ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनकी कर लो टोटल पांचों की, और फिर निकालो एवरेज 5 से डिवाइड करके तो आ जाएगा। पर इतना सारा करने के बजाय आप एक और शॉर्टकट अपना सकते हो, इसको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 15% का 5 साल से, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। और वो आपको दिया हुआ है 15% से, ये रहा 15% और ये 5 साल का फैक्टर, कर दो मल्टीप्लाई। सो 250 इंटू 7.7537 करोगे तो दैट कम्स टू 1938.425, और उसको 5 से डिवाइड करोगे एवरेज करने के लिए तो एवरेज आता है आपका 387.685। सो ये एक प्रॉफिट और ये दोनों चीज़ें, इससे आंसर आ जाएगा कंपनी की वैल्यू का पहले वाले पार्ट में, जिससे आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर वैल्यू निकाल सकते हो, जिसको बाद में आप 75 से कंपेयर कर सकते हो। तो आ जाओ इसका आंसर देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़ तो टोटल फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स इन्होंने ले लिए 1130। इसके बाद में उन्होंने लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, देखना लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो करंट लाइबिलिटी बोरोविंग उन्होंने 345 माइनस करके कितना लेके आया 785। इसी चीज़ को आप डायरेक्टली इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की टोटल से उठा सकते थे। सो वो एक अलग दूसरा तरीका है जो शॉर्टकट है, ठीक है। पर एक चीज़ का याद रखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग की करंट वैल्यू 417 है, पुरानी वैल्यू 190 थी, तो ऐड कितना करना है 227.43। अब इसको इसमें ऐड कर दो, 785 को 227 में आपने एडजस्ट किया तो ये आ गई।
अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। देखना 250 को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको 5 साल का जो टोटल प्रॉफिट है आने वाले 5 साल का 15% की ग्रोथ से, तो वो आ गया। अब उसका एवरेज निकाला डिवाइडेड बाय 5 करके, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें नहीं, ये वाली एक वैल्यू थी हमारी और ये वाली एक वैल्यू, इन दोनों को कर दो टोटल 1012 387 आ गई टोटल वैल्यू। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर देख लो। अच्छा, इन्होंने टोटल वैल्यू निकाला है। मैं एक काम करता हूँ, चलो इन्हीं के हिसाब से चलते, दोनों से आंसर आ जाएगा। दोनों से आपको आंसर बता देता हूँ क्या आता है। मार्केट और नेटवर्थ प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो मार्केट में हमारी जो वैल्यू हमको निकालनी है, मार्केट वैल्यू ले लो। चलो पहले मार्केट प्राइस ले लेता हूँ, तो वो है 75। नंबर ऑफ़ शेयर ले लो और इससे मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सो नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 12.5 लिखा है, हम देख लेते हैं। ये देखो टोटल 125 डिवाइडेड बाय 10 अगर करोगे तो 12.5 आएगा आपका नंबर ऑफ़ शेयर। सो 12.5 आया, मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 937.5। अब आप आ जाओ अपने वैल्यूएशन पे। आपने जो टोटल दोनों की टोटल करी है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म वो आ रही है 1400.12, राइट। सो ये मैं यहाँ लिख लूँगा 1400.12। उसको अगर आप नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करते सीधा, तो पर शेयर वैल्यू आ जाती, जो कि ईजी है बाद में समझने के लिए, 112.01। अब आप प्रीमियम इन दोनों के बीच का निकालो या इन दोनों के बीच का निकालो, परसेंटेज के फॉर्म में सेम ही आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में सेम ही आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 37.01 रुपीज़ ज़्यादा है, और यहाँ देखोगे तो 462.62 करोड़ या मिलियंस जो भी है वो ज़्यादा है। अब आप परसेंटेज निकालो, इसका इस पे निकाल लो, इसका इस पे निकाल लो। द परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम दैट यू विल बी पेइंग विल बी लाइक दिस। सो आपका क्या आ रहा है, सिंपल, आज कंपनी के शेयर की प्राइस 75 है और देना बनता है 112.01 रुपीज़, यानी 37 रुपीज़ आप प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर इस बेसिस पे, ये जो बेसिस है ना नेटवर्थ वाला, उस पे अगर आप कंपनी खरीदोगे तो वो प्रीमियम का परसेंटेज आता है 49.35%। ये देखो 462 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय द करंट वैल्यू 937। आप पर शेयर भी निकालना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आएगा 37.01 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 49.35%। आया समझ में। तो ये हो गया नेटवर्थ प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर की प्राइस निकालना, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस का से उससे कंपेयर करके पता लगाना कि हम कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा या कम जो भी होगा। अब हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बहुत आसान है सर, डिविडेंड को ग्रो करना है आपने और डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेना है। पर एक चीज़ का ध्यान दो, अब आपके पास में आएगी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। देखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी। चलो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, एग्जिस्टिंग में निकाल रहा हूँ। अगर मैं शेयर की प्राइस एग्जिस्टिंग लेता हूँ तो सब कुछ एग्जिस्टिंग लूँगा, ग्रोथ भी। सो टोटल अगर आप डिविडेंड देखोगे तो 10 रुपये का आएगा। डिविडेंड कितना है 125, टोटल नंबर ऑफ शेयर भी 12.5 थे, तो डिविडेंड आ गया 10 रुपये पर शेयर। तो 10 रुपये इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.15, सही लिखा। अब इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी एग्जिस्टिंग, वो आती है 30.33%। आप इसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इस्तेमाल करो और कंपनी मर्ज होने के बाद में 18% से ग्रो करेगी। हमारे हाथ में आ जाएगी कंपनी तो डिविडेंड हम बांटेंगे, हमारे हिसाब से तो 18% है। तो अब हम इसको रिवर्स में वापस लेके जाएंगे और मार्केट प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। डिविडेंड 10 रुपये का, ग्रोथ 18% की, 0.3033 विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 0.18। So 10 into 1.18 divided by 0.3033
1233, सो दैट समवेयर अराउंड 95.70 रुपीज़ आती है. सो प्रीमियम कितना हो गया सर? देखो 95.70 आपका देना बनता है हर शेयर के लिए, और आज मार्केट में प्राइस है 75, तो प्रीमियम कितना दे रहे हो आप? 20.70 पैसा. अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो सो दैट कम्स टू 27.60%. आ जाओ इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं. ये देखो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है 15 की, डिविडेंड पर शेयर आ गया आपका 125 से 12.5 डिवाइड किया तो 10, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई 75. ठीक है, ये तो आपके दी हुई थी, इसके बेसिस पे आपने 30.33 कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली, उसको 18% ग्रोथ रेट के साथ यूज़ करा तो आ गई नई मार्केट प्राइस जो देनी बनती है 95.70. 95.70 और 75 का जो डिफरेंस है दैट इज़ द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग, सो दैट कम्स टू 27.60. अब अगर आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से जाते तो 27.60 का प्रीमियम पे करते हो और इसके हिसाब से 49.35. एक्वायरर यही चाहेगा खरीदने वाला कि मैं ये वाली प्राइस पे करूँ 95.70 की, क्यों मैं ज़्यादा पे करूँ, और जो बेचने वाला है वो बोलेगा कि भैया आप ये वाली प्राइस पे करो. कितनी आ रही थी वो? 111 या 12 कुछ तो आ रही थी वो, क्योंकि प्रीमियम इसमें ज़्यादा है, तो एक्वायरर इस चीज़ को पुश करेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को. ये देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ निगोशिएशन ICL यानी कि जो एक्वायरर है विल पुश फॉरवर्ड वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल एज इट विल लीड टू लीस्ट कैश आउटफ्लो. आया समझ में? बहुत आसान था. अब मैं पुराने क्वेश्चन की बात करता हूँ. इसका जस्ट एक पहले जो क्वेश्चन था वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है जो मैंने आपको होमवर्क दिया, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है. प्राइस बेस्ड ऑन नेट वर्थ एज पर द बैलेंस शीट एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ द करंट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड एस्टिमेटेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो इसमें भी हमने एडजस्ट तो करा ही है, क्या एडजस्टमेंट हुआ है वो देखने दो, कहीं लिखा है क्या? अच्छा आगे होगा डिटेल, लैंड एंड बिल्डिंग और वो. ये देखो ये लास्ट 4 ईयर से वैल्यूएशन नहीं हुआ तो 25% के हिसाब से वैल्यू करना है. सो इसमें 1.25 टू द पावर 4 ले लोगे. अच्छा फ़र्क क्या है मैं बता रहा हूँ बस. फ़र्क में देखना, जो हमको प्रॉफिट ऐड करना है ना नेटवर्थ में, वो एवरेज नहीं है, पूरे 5 साल का है. इस वाले क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि एंड एवरेज एस्टिमेटेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, वो एक वर्ड जो है ना एवरेज का यहां पे वो मिसिंग है, और इसी वजह से पूरा आंसर बदलता है. आपने अभी जो क्वेश्चन किया उसमें एवरेज लिया, इस वाले क्वेश्चन में एवरेज नहीं, पूरे 5 साल की फिगर को हम ऐड करेंगे. अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं, ध्यान देना. सो ये तो हो गई नेटवर्थ. ठीक है, अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 years. इन्होंने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी नहीं दिए तो एक एक करके निकालना पड़ा. टोटल 5 साल का आया 10,743. उस क्वेश्चन में हमने 5 से डिवाइड करा था क्योंकि एवरेज लिखा था. यहाँ देखो हमने सीधा 8362 में पूरा ऐड करके ये आ गई हमारी वैल्यू. कहानी खत्म. सो एवरेज वर्ड नहीं है, इसलिए पूरा ऐड किया 5 साल का. एवरेज होता तो एवरेज करते, बाकी सब कुछ सेम है, प्रीमियम निकालना और वो सब. तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है चॉप शॉप अप्रोच. आइए सर.